ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत विभव और धारिता। इसमें फर्स्ट हेडिंग कौन सी आती है? वैद्युत विभव की, वैद्युत विभव की। और वैद्युत विभव को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कार्य। क्या जानना पड़ेगा? और कार्य का सीधा संबंध होता है ऊर्जा के साथ में। किसके साथ में? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत विभव को जानने के लिए सीधे तौर पर ऊर्जा पर आ रहे हैं। किस पर आ रहे हैं? ऊर्जा पर। कि एक बार हमें ऊर्जा यानी कि एटलीस्ट हमें एनर्जी पता लग जाए तो कहीं ना कहीं हम कार्य से जोड़ देंगे उस बात को, और जब वह बात कार्य से जुड़ेगी तो वैद्युत विभव अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? नहीं बात समझ में आई? पीछे क्वेश्चन लिखे होंगे ना, इस पे क्वेश्चन लिख रखा है, देख रही है पीछे? हाँ भाई, उस पर ध्यान कम दे, अपने उस पर ध्यान दे ज़्यादा। ठीक है, बहुत ध्यान रखता है कौन क्या कर रहा है। चलो फिर बात क्लियर हुई। अब समझ में क्या करने वाले? तो वैद्युत विभव जानने के लिए सबसे पहले ऊर्जा पढ़ेंगे, क्योंकि ऊर्जा से हमें कार्य क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही कार्य क्लियर होगा हमें ऑटोमेटिकली विभव भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में हमने क्या कहा कि जो फर्स्ट हेडिंग है वो विभव पर बेस है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत विभव और धारिता। तो पहला टॉपिक तो वैद्युत विभव है। नहीं समझ में आया मेरी बात? स्थिर वैद्युत विभव लिखा होगा चैप्टर में, आई थिंक, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। तो विभव, तो हमें पहला फोकस किस पे करना है? विभव। तो पहले विभव क्लियर हो जाए, उसके बाद में धारिता पढ़ लेंगे। क्लियर है? और जो ये चैप्टर है हमारा, इसमें दो ही पार्टीशन बटे हुए हैं, एक विभव का पार्टीशन है और एक धारिता का पार्टीशन है। तो हम किस पर फोकस कर रहे हैं? वैद्युत विभव पर। अभी क्लियर है? और मैंने बताया कि वैद्युत विभव को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? ऊर्जा। क्योंकि विभव का जो संबंध होता है वो कार्य के साथ में है। किसके साथ में है? अब विभव का संबंध कार्य के साथ में, और कार्य को जानने के लिए हम अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली ऊर्जा को पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि जैसे हम ऊर्जा पढ़ेंगे अपने आप डायरेक्टली हमें कार्य का पता लगेगा, और कार्य का सीधा डायरेक्ट संबंध है विभव के साथ में। अभी क्लियर हुआ? तो इससे ये समझ में आया हम फोकस किस चीज पर करने वाले? सबसे पहले ऊर्जा। किस पर? ऊर्जा को सीखना स्टार्ट करें। अब बात यह आती है कि जब हम क्लास 9th में थे तो हमने जो ऊर्जा पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? जो हमने ऊर्जा पढ़ी थी, ऊर्जा दो टाइप की होती है। एक ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। अब आप दोनों में से किसके लिए बात करने वाले? अब जब बात ऊर्जा की हो रही है तो हम दोनों पर बात करेंगे। हम स्थितिज ऊर्जा पर बात करेंगे और गतिज पर भी। क्लियर है? अब एक काम करता हूं मैं एक परिघटना को समझते हैं। ठीक है ना? एक काम करते हैं, एक पूरी परिघटना को समझते हैं। तुम्हारे सामने घटना रखता हूं, उस घटना को सुनकर जानकर तुम्हें अंदाजा लगाना कौन सी ऊर्जा कहां पर जाएगी। क्लियर है? और मैं क्या करूंगा, एक बात तुम्हें और ध्यान देना, ऊर्जा का संबंध बल से बनाऊंगा। किससे? समझ में नहीं आ रहा? इतने सारे मेंबर रहेंगे इस पूरी घटना में। हाँ बिल्कुल। सीखना क्या है मेन? सीखना क्या है मेन? विभव। विभव जानने के लिए मैंने कहा सीधा संबंध किससे है? कार्य को जानने के लिए हम किस पर जा रहे हैं? ऊर्जा। अब ऊर्जा के अंदर एक शब्द और जोड़ दिया आपने, बल। इतना सारा पोर्शन पढ़ने की जरूरत क्या? सीधा विभव पे उतरो ना। मैं सीधा विभव पे उतर सकता हूं, लेकिन जो ये रोड मैप बना है ये रिप्रेजेंट करता है कि जब साइंटिस्ट विभव की खोज में लगे हुए थे, विभव को जानने में उलझे हुए थे, तो उन्होंने किस किस पाथ का रास्ता लिया था, आखिर उन्हें किन किन चीजों से गुजरना पड़ा था। उन्होंने बल को देखा, उससे उन्होंने ऊर्जा को समझा, कार्य को समझा, तब जाके कहीं विभव आया। अभी बात क्लियर है? तो जैसे साइंटिस्टों ने सोचा सेम वैसे हम लोग सोचेंगे और विभव पर आएंगे। तो एट द लास्ट पॉइंट हम क्या करेंगे? विभव की परिभाषा जनरेट कर देंगे और विभव समझ में आ जाएगा। क्योंकि सिंपल बात है, अगर मान लो मैंने तुम्हें विभव की सीधी परिभाषा बता दी, ठीक है ना, तो याद तो रहेगी लेकिन सिर्फ कुछ ही समय तक। लेकिन अगर तुम्हें पूरी कहानी याद है, साइंटिस्टों ने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, पूरी बात एक कहानी की तरह अगर याद हुई, जिंदगी भर नहीं भूलने के। क्लियर है? अभी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब समझ में आया कुछ? मेरे साथ रिपीट करो फटाफट। विभव जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा? कार्य। कार्य जानने के लिए ऊर्जा। ऊर्जा जानने के लिए अभी नया मेंबर कौन आया? बल। तो पहले बल पे आते हैं। क्लियर है ना? अब मैं तुम्हें एक पूरी क्रिया बताऊंगा, मतलब एक क्रिया का मतलब है हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को समझना है, और जो मैंने मेंबर बताए हैं इन सारे मेंबरों को उस घटना के अंदर खोजना है।
कि कौन सा मेंबर कहां पर अप्लाई हो रहा है, फिर याद करना है। हाँ जी आपने अभी बताया था बल, हाँ जी अभी आपने कार्य बताया था, क्लियर है ना। चलिए फिर सपोज करो मैं एक आवेश है मेरे पास, आवेश क्यों, अब सबको पता है, आप लोग 12th में हो, 12th का जो पहला चैप्टर है वो क्या था, वैद्युत आवेश और क्षेत्र। तो आवेश था ना, तो जिसको पहला चैप्टर क्लियर है उसे आवेश के बारे में अच्छे से पता होगा, क्लियर है। जिसको नहीं पता वो इतना समझो, जब कक्षा 9 में थे हमने एक बात पढ़ी थी, गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ी थी, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, जब 9th क्लास में थे हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें बात की थी, या हम लोगों ने उसमें बात की थी दो द्रव्यमानों की, दो द्रव्यमान पिंडों की, दो द्रव्यमान वस्तुओं की। बात समझ में आ रही है। तो वहां पर दो वस्तुएं थी, एक का मास m1 था, एक का मास m2 था। जिसने कक्षा 9 में पढ़ा होगा तब ये बात रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात की थी। सेम जब हमने वहां गुरुत्वाकर्षण में दो द्रव्यमान की बात की है, उसी चीज को अप्लाई करते हुए क्लास 12th के पहले चैप्टर में हम कूलाम नियम पढ़ते हैं। वहां पर गुरुत्वाकर्षण का नियम था कक्षा 9 में, और 12th में कौन सा नियम है, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसा ही है। अभी बात क्लियर है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में दो द्रव्यमान पढ़े थे, m1 m2। सेम इसी चीज पर कूलाम नियम में भी दो चीजें पढ़ेंगे, बस फर्क इतना, द्रव्यमान की बजाय आवेश, आवेश Q1 आवेश Q2। अभी क्लियर है बात, नहीं समझ में आया, आया नहीं आया। तो कक्षा 9 में कौन आता है, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम था, उसमें दो मेंबर थे, m1 m2। ऐसे ही अब 12th में आ चुके हैं, तो जो पहला चैप्टर पढ़ा उसमें एक साइंटिस्ट थे कूलाम, उन्होंने अपना कूलाम नियम दिया। कूलाम नियम में हमने दो आवेश पढ़े, Q1 एक Q2। ज्यादा मैं इसके ऊपर बात करने का नहीं कूलाम नियम वगैरह के बारे में, क्योंकि चैप्टर 1 में पढ़कर आ चुके। सीधा फोकस किस पर रहेगा, चैप्टर 2 पर, वो देखना है। तो बात समझ में आ गई। तो कूलाम नियम में क्या हुआ, दो आवेश यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दो आवेश। पढ़कर आ गए होंगे आप, पहले पढ़ा था चैप्टर 1 में, ठीक है। तो जब दो आवेश यूज करते हैं तो इस घटना में जो अब हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो प्रयोग करने वाले हैं, उसमें भी दो आवेश यूज करेंगे। पहला आवेश मान लिया हमने Q। अच्छा ये Q मतलब क्या है, इसका नाम है मूल आवेश। क्या है ये, मूल आवेश मतलब जी, मूल आवेश मतलब तुम ऐसा समझो कि मैंने क्या किया, एक बड़ी सी चुंबक ली है, बहुत बड़ी अच्छी खासी मैग्नेट है मेरे पास, और मैंने उसको क्या किया, एक पूरे सरफेस पे, सरफेस समझ लो, नॉर्मल समझ लो कि जैसा ये है ना, ठीक है ना। मैंने एक बड़ी सी मैग्नेट ली है, अच्छी मोटी, यहाँ पर चिपका दी, ये मैग्नेट चिपका दी। अब कुछ समझ में आया, आया नहीं आया, ये मेरी मैग्नेट है मान लो, सपोज दैट, और मैंने उसको यहाँ पर लगा दिया, अच्छा खासा सरफेस है, मैंने बड़ी मैग्नेट लगा दी। तो ये मैग्नेट बड़ी है। अब इसके पास में क्या कर रहा हूं, मैं छोटी चुंबक ले रहा हूं, ये भी मैग्नेट है, क्या है ये, मैग्नेट बोलो चुंबक, और ये भी मैग्नेट है। अभी बात समझ में आई, दोनों मैग्नेट है, लेकिन तुम्हें दोनों में अंतर भी दिख रहा होगा भाई, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये कितनी बड़ी है और ये कितनी छोटी है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ तो तुम्हें पता बल तो लगना ही भाई, चुंबक या तो एक दूसरे को खींचेंगे या एक दूसरे को दूर भगाएंगे। देखा नहीं, बचपन में करते थे, चुंबक को सामने रखा, उसके पीछे चुंबक रखी, ऐसा पास पास में करते, दूर भागती थी वो, ऐसा करते थे। उस चुंबक को उल्टा कर दिया, मैग्नेट को उल्टा कर दिया, जब पास एकदम चिपक जाती दोनों, समझ गए। तो जब चुंबक अलग अलग हो, मतलब एक दूसरे के उल्टे हों, चिपक जाती हैं, और एक जैसी हों, दूर दूर भागती हैं। तो ये बचपन में खेल खेले हैं। लेकिन ये जो चुंबक है बहुत छोटी सी, और ये चुंबक बहुत बड़ी। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेके भी आता हूँ, सपोज दैट यहाँ पर ले आया, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, पड़ेगा नहीं ना, बड़ी कितनी है तो देख लो, कुछ समझ में आया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ, या तो एकदम से धक्के से चिपकेगी या धक्के से दूर जाएगी, दो ही बात होगी ना। तो कहने का मतलब इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, क्लियर है। इसको आप इसके चाहे किनारे तक लिया हो, जब भी बड़ी वाली मैग्नेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी बात समझ में आई। कारण, अरे साइज तो देख लो इसका बेचारे का, ठीक है ना, साइज कम है तो प्रभाव कम है। अब इसका प्रभाव कम है, इसका प्रभाव कम, और इतना कम है कि इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला। इस मैग्नेट का प्रभाव इतना छोटा है कि इस वाली मैग्नेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो इसका प्रभाव लगभग नगण्य है। क्या है, यानी कि बेचारे का होना ना होना बराबर है,
यानी कि इस एक तरीके से इसे ऐसा देख रहे हैं कि इसका कोई वजूद ही नहीं है बेचारी का। लेकिन अगर सपोज दैट ये क्षेत्र फैला हुआ भाई, देखो जी क्षेत्र क्या है, ये चुंबक है, अपने आसपास एक एरिया फैला कर रखती है ना। अब कैसे रखते हो देखो, ये जो मैग्नेट थी, सपोज दैट मैंने इसको यहाँ पर रख रखा, ये बड़े वाली, तुमने ये बात तो सीख ली, छोटे वाली बड़े वाली पर तो बल लगा नहीं सकती क्योंकि बेचारे का बल ही बहुत कम है, प्रभाव बहुत कम है, समझ पा रहे हैं ना। मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया, ठीक है ना। छोटे वाली भले लगा सकती, भले नहीं लगा सकती छोटे वाली, बड़े वाली तो लगाएगी। अब भी समझ नहीं आया, समझ में आ गया ना, बड़े वाले तो छोटे वाले पर लगाएगी ही। मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया, ये बल लगाएगी इस पर, अभी नहीं। यहाँ पर बताओ बल लगा, यहाँ पर बताओ बल लगा नहीं, लेकिन जैसे एंटर करा बल लगा, हाँ अब बल लगेगा, भले बहुत थोड़ा लगेगा, लगेगा। जितना इसे इसके पास में लाएंगे उतना ही बल मजबूत लगता जाएगा, समझ रहे हो। सपोज दैट ये दोनों चुंबक एक जैसी हैं, तो एक जैसे चुंबक एक दूसरे को दूर भगाती हैं एक दूसरे को। तो इसको मैं जब इसके पास लाऊंगा तो ये बड़े वाली इस छोटे वाली को दूर भगाने की कोशिश करेगी, और जितना पास लाता जाऊंगा उतना ही इसके बल का मान बढ़ता जाएगा। नहीं समझ में आया, बल क्या जी मतलब, अब कुछ याद आया। बल मैंने बताया था, विभव जानने के लिए कार्य, जानने के लिए ऊर्जा, और जानने के लिए बल। कुछ याद आ रहा है, पीछे सीरीज बनाई थी पीछे, तो इसने इस पर बल लगाया, वही तो बात है, बल को ही तो दूसरे रूप में प्रभाव बोला जा, यानी कि इसने छोटे वाली पर प्रभाव डाला। समझ नहीं आया, इसने छोटे वाली पर प्रभाव डाला, तो कहने का मतलब इसने इस पर बल लगाया। क्या लगाया, यानी कि जी प्रभाव को ही यहाँ पर बल बोला जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया जी। तो जी अभी क्या हुआ, ये इसकी सीमा क्षेत्र में एंटर कर गई, इसने इस पर बल लगा दिया, ये बात क्लियर है। जितना ज़्यादा आप पास लाते जाओगे उतना ही आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब दोनों बातें सुनो ध्यान से। यहाँ पर पहला, ये क्या कर रही है, इस पर बाहर की ओर बल लगा रही है, हम क्या कर रहे हैं, इसको उसके पास में लेके जा रहे हैं ऐसे, यानी कि हमारा बल किधर को, कुछ समझ में आया। अगर हमारा बल ज़्यादा उसका बल कम तो चुंबक खिसक गई आगे, उसका बल ज़्यादा हमारा बल कम चुंबक खिसक गई। इतना तो क्लियर है ना। सेम एक्सपेरिमेंट आवेश के साथ में करना। जिसको चुंबक वाला खेल समझ में आ गया, आवेश वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी बात क्लियर है, नहीं हुआ क्लियर, क्लियर है ना। अब जो बड़ी चुंबक है, बड़े वाली, जिसे कोई डगमगा नहीं सकता, उसका नाम हम अपने एक्सपेरिमेंट में मूलावेश रख रहे हैं, जिसका नाम है बड़ा क्यू, कैपिटल क्यू। अभी क्लियर है। और जो ये छोटी चुंबक थी, सो उठाओ फिर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, ऐसे आगे पीछे खिसका रहे थे, इसका नाम है हमारे एक्सपेरिमेंट में छोटा क्यू, स्मॉल क्यू। इसका तो जी नाम आपने मूलावेश रखा, तो उसका नाम क्या रखोगे, परीक्षण आवेश। क्या रखेंगे, परीक्षण। अभी बात क्लियर है, क्लियर नहीं है, क्लियर है नहीं है। यहां पर बड़े वाली चुंबक हमारा बड़े वाला आवेश, छोटे वाली चुंबक छोटे वाला आवेश। जैसे ये परीक्षण चुंबक थी, कभी कहीं कभी कहीं, ठीक है ना। ये मूल थी, जड़ वहीं थम गई, ये भी वहीं थमी हुई है। समझ में आ गया बात, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट समझ में आया, चुंबक वाला आया ना। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी मुझे अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। बड़े वाला आवेश है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, पहले क्लियर करवा दिया, क्लास 9th में गुरुत्वाकर्षण पढ़ा, वहाँ पे एक नियम पढ़ा, उसमें दो चीज़ें थी, एक द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान। जैसे अभी बात की, बड़ी चुंबक छोटी चुंबक, एक द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान। सेम ऐसा ही प्रोसेस होने वाला कूलाम नियम में। कूलाम नियम जी गुरुत्वाकर्षण की तरह ही, बस नाम बदल गए, आवेश आ गए। क्या आ गए, कुछ समझ में आया। वहाँ पर जो दो चीज़ उठाई थी वो कुछ और थी, यहाँ पर जो उठाया वो कुछ और है। वहाँ पर द्रव्यमान थे, यहाँ पर आवेश है। अभी क्लियर हुआ। तो जो ये आवेश है, ये बड़े वाला मूल आवेश है। अब समझ में आ गया जी, बड़ी चुंबक की तरह है। छोटे वाला आवेश है, ठीक है, छोटी चुंबक की तरह है। तो जी ये भी अपने चारों ओर क्षेत्र फैला के रखेगा। हाँ बिल्कुल जी, जो आपने बताया यहाँ पर बड़ी चुंबक थी,
तो उसके आसपास जो क्षेत्र फैला रहता है उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? हाँ, ये तो पता ही है, चुंबक के चारों ओर फैला हुआ क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। इसके चारों ओर कौन सा फैलेगा? आवेश क्षेत्र। इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? क्योंकि जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ रखा, ठीक है ना, 12th क्लास का, उसे सब क्लियर हो रहा होगा ये, क्योंकि आवेश किसके हैं और आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र फैला रहता है उसे वैद्युत क्षेत्र क्यों कहते हैं। ये बात क्लियर है? तो भाई ये बड़ा आवेश है जिसका नाम मूल आवेश है, इसके चारों ओर जो क्षेत्र फैला हुआ उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। तो समझ में आ गया जी? ये एक परिसीमा है, यानी कि ये वो सीमा है जिसमें कोई भी एंटर करते ही कुछ ना कुछ डिफेक्ट डाल लेगा या उसके ऊपर डलेगा। समझ गए? यानी कि ये समझ लो खेत की पूरी बाउंड्री है, इसमें जो भी एंटर होगा खेत वाला मालिक डिस्टर्ब तो करेगा भाई उसे, क्योंकि वो खेत वाले को डिस्टर्ब कर रहा। चलिए फिर, तो जो मूल आवेश है, मूल आवेश की अपने एक बाउंड्री है जिसका नाम वैद्युत क्षेत्र है। मैंने क्या किया, परीक्षण आवेश को यहां से उठाया यहां पर रखा, बल लगेगा। यहां से उठाया यहां पर रखा, बल लगेगा। अब रख दिया यहां पर, बल लगेगा। हाँ जी। अब एक बात है, जो आवेश होते हैं तो चैप्टर नंबर 1 याद करेंगे, आवेश प्लस का भी हो माइनस का भी हो। तो भाई ये जो बड़े वाला आवेश है ये भी प्लस का, छोटे वाला आवेश है ये भी प्लस का। और हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, जब दोनों के दोनों आवेश एक जैसे हों तो वे कभी पास पास आते ही नहीं, वे हमेशा दूर भागते हैं। यानी कि वो क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। क्या होते हैं? बताया था ना, समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो जी फिर तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो फिर सोचेगा तो अच्छा, जो यो हो यो इसको दूर भगा देगा और जो ये है ये इसे दूर भगा देगा, यही बात है? नहीं। क्यों? ये इसको दूर भगाएगा, ये थोड़ा इसको दूर भगा सकता है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या? हो गया ना? हाँ, क्योंकि भाई बड़ा आवेश है ये, इस पर तो प्रभाव पड़ने ही नहीं वाला, ठीक है ना। इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि इस पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ने का। तो जो छोटे वाला उठा के लाया बेचारा बहुत छोटा, उसकी तो औकात ही नहीं है। तो जैसे ही वो एंटर करा तो इसने क्या किया, मूल आवेश ने उस पर प्रभाव डालना स्टार्ट कर दिया। बोले तो बाहर को धक्का देना स्टार्ट कर दिया, बाहर को, कि बाहर जाए फटाफट। समझ में आ गया? और हम उसको जानबूझकर इधर को खींच के ला रहे हैं। समझ नहीं है? हम क्या कर रहे हैं, इसको अंदर को प्रेस कर रहे हैं, अंदर को धक्का दे रहे हैं ऐसे, और ये क्या कर रहा है, इसको बाहर की ओर रोक रहा है। यानी कि इसका बल किधर को है? बाहर को। इसका बल किधर को है? अंदर को। कुछ समझ में आया? अब मैंने एक बात बताई थी, अगर इसका बल ज़्यादा हुआ, हमारा बल कम हुआ, आवेश बाहर फेंक के मारेगा। जो हम बल लगा रहे हैं छोटे आवेश पर वो ज़्यादा हुआ और इसका बल कम हुआ तो अंदर फेंक के मार देंगे हम। दो ही बातें होंगी बस, और तो कुछ नहीं बनेगा। चलो ठीक है। लेकिन तीसरी कंडीशन, लेकिन अगर जी दोनों बल बराबर हो गए तो फिर वही बात, आवेश जहाँ है वहीं रह जाएगा। समझ नहीं आया? जैसे तुमने देखा होगा भाई, दो बच्चे हैं मान लो, एक इधर से भी मेज खिसका रहा है, एक इधर से भी, दोनों बराबर लगा रहे, मेज वहीं की वहीं रहेगी। समझ रहे? जिसके बल का मान ज़्यादा वो खिसका देगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये बात समझ में आई? पहले ये बताओ, एक्सपेरिमेंट अब क्लियर है? एक्सपेरिमेंट में चल गया रहा, परीक्षण आवेश को मूल आवेश के चारों तरफ बैठा बैठा कर देख रहे कहाँ कहाँ पर कितना बल लग रहा और हमें क्या क्या करना पड़ रहा। अब जो तुमने एक्सपेरिमेंट सुना, अब इसमें सारे बंदे पढ़ेंगे हम। सारे बंदे बोले तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में टॉपिक्स बताए थे, क्या, विभव, कार्य, ऊर्जा, बल, पहले हेडिंग, बल क्लियर हो गया होगा। इस वाले आवेश ने छोटे वाले आवेश पर बल बाहर की ओर लगाया, इस वाले ने नहीं, हमने इस पर। समझ गए होंगे? नहीं समझ में आया? हमने लगाया ना इस पर, तो हमने इस पर जो बल लगाया वो अंदर की ओर था। क्लियर है? बड़े वाले आवेश ने छोटे वाले आवेश पर बल लगाया। सपोज करो मैं इसका नाम दे रहा एफ ई। एफ ई क्यों जी? एफ फॉर फोर्स तो बल, और ई फॉर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यू ने आवेश लगाया, सॉरी क्यू आवेश ने बल लगाया या वैद्युत क्षेत्र ने बल लगाया, बात तो एक ही, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी किसका, बड़े क्यू का ही तो। समझ नहीं आया? या तो बड़े क्यू ने इस पे बल लगाया या फिर वैद्युत क्षेत्र ने बल लगाया, बात तो
एक ही है, तो इसका नाम दे दिया मैंने एफ ई। तो यहां पर दो प्रकार के बल है, एक का नाम है एफ ई। अब जो ये छोटे वाला आवेश है इस पर हम बल लगा रहे थे इधर को, यानी कि इसको पकड़ करके इधर को खिसका रहे हैं। तो छोटे वाला आवेश पर हम बल लगा रहे हैं, उसका नाम रख रहा हूं मान लो मैं एफ ई एक्स टी। जी वो क्या है? ई एक्स टी मतलब, ई एक्स टी मतलब एक्सटर्नल, ई एक्स टी मतलब एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य। क्या होता है? तो जो हम बल लगा रहे हैं वो बाहर से लग रहा है इस पर, तो हमने लगा रहे ना, तो यानी कि जो इस पर बल लगा वो बाहर से लगा, और एक बल इस पर अंदर यानी कि मूल आवेश के क्षेत्र यानी कि ई से लगा। तो दो प्रकार के बल है, एफ ई और ई एक्स टी। अभी क्लियर है? ई फोर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये कौन सा बल है? कौन सा बल है ये? जी वैद्युत क्षेत्र के कारण है। किसके कारण? समझ में नहीं आया क्या? और वैद्युत क्षेत्र किसका था? अब समझ में आया? तो यानी क्यू के कारण बल है। क्लियर है? ई एक्स टी बाह्य एक्सटर्नल, यानी कि ये हमारे द्वारा लगाया गया, यानी कि छोटे क्यू पर लगा बाह्य बल। समझ में आया है नहीं आया? पक्का क्लियर है एकदम? ठीक है। अब दोनों के दोनों बलों में खींचातानी होगी। ये वो बल है जिस बल से हम छोटे वाले क्यू को अंदर की ओर धकेल रहे हैं, और ये वो वाला बल है जो बड़े वाला आवेश छोटे वाले को बाहर फेंक के मार रहा है जिस बल से। अभी क्लियर हुआ? तो दोनों में खींचातानी होगी या नहीं होगी? होगी, डेफिनेटली होगी। अगर दोनों बल बराबर हो गए तो जहां पर आवेश रखा हुआ वहीं का वहीं रह जाएगा। याद करो मैंने अभी बताया था, ये बल अगर बराबर हो गए तो आवेश जहां बैठा हुआ बेचारा वहीं रह जाएगा। इनमें से जोन सा भी ज्यादा हो गया वही खिसका कर मार देगा। सपोज करो आपने कहा एफ ई ज्यादा हो गया, तो कहाँ फेंक के मारेंगे? क्यू को बाहर। अब समझ में आया? सपोज करो हमारे द्वारा ले आया गया यानी कि ई एक्स टी वो ज़्यादा है, तो अंदर की ओर फेंक के मारेंगे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? पक्का सोच ले। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ मैं? ठीक है जी, बल तो समझ में आ गया, आगे बढ़ो भैया फटाफट। बल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? याद, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट याद करो। कार्य क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में, बल गुणा बल की दिशा में। तो हमने बल लगाया, या तो भाई क्यू ने बल लगाया चाहे हमने लगाया, ठीक है ना। इस बेचारे की किस्मत खराब है इस पर हम लोग लगा रहे बाहर से बल और ये लगा रहा अंदर से बल। जब देखो पीछने में लगा हुआ बेचारे को, तो कुल मिला के बल तो लग रहा है। बल के कारण जो ये दूरी तय करेगा, विस्थापन, विस्थापन बोले तो जो दूरी तय करेगा, ठीक है ना। चाहे तो अंदर की ओर चाहे बाहर की ओर, जैसे भी उठा कर ला रहे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, बाहर से खींच कर ला रहे। तो हमने बल लगा रखा ना बाहर से खींच कर लाने में, तो विस्थापन तो करा दिया है सर। पहले बाहर रखा हुआ था, यहाँ से यहाँ ले आए, तो कहने का मतलब बल लगाकर विस्थापित करा दिया। तो जब बल और विस्थापन दोनों गुणनफल होता है, यानी कि जब किसी वस्तु में बल लगाने पर विस्थापन हो जाए या कोई वस्तु बल लगने पर विस्थापित हो जाए, तो यानी कि हमने उस वस्तु पर कुछ कार्य किया है। क्लियर हुआ? ये क्लास 9th में पढ़ा था कि कार्य कब होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाकर हम उसे विस्थापित कर दें, तो बोला जाता है कि हमने उस वस्तु पर कार्य किया है। तो अब समझ में आ रहा कि जी अच्छा, छोटे वाले क्यू पर कार्य हो रहा। समझ नहीं आया? बड़े वाले पर हो रहा नहीं हो रहा? बड़े वाले पर हो रहा है, चांटा लगाऊंगा बहुत तेज। बड़े वाले पर प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। कार्य किस पर हो रहा है? छोटे वाले पर। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? छोटे वाले पर। विस्थापन कौन तय कर रहा है? छोटे वाला। अभी क्लियर है? नहीं हुआ? विस्थापन कौन कर रहा है? छोटे वाला। बड़े वाले का तो विस्थापन ही नहीं है, बड़े वाला तो वहीं का वहीं बैठा, और जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। अब भी समझ नहीं आया क्या? क्लियर है ना? बड़े वाले के लिए विस्थापन क्या पड़ा? शून्य, और जीरो की गुणा किसी से कर लो क्या ना, तो वो तो बेटा उसका तो कुछ कार्य बेचारे का है ही नहीं। कार्य किसके ऊपर हो रहा है? छोटे वाले के ऊपर, ठीक है ना। ऐड देखा है ना, छोटा हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। चलिए, छोटा क्यू है, तो जो छोटा क्यू है उस पर कार्य हो रहा है। क्लियर है?
कार्य समझ में आया क्यों हो रहा है? क्योंकि जी उसके ऊपर बल लगा, बल लगने के कारण छोटे वाले क्यू ने विस्थापन किया। विस्थापन मतलब दूरी तय की, इधर से उधर दूरी तय की। तो जो ये घटना घटी इस वाले के साथ में, इसको हम कार्य कहते हैं। क्लियर है? बल लगने के कारण छोटे वाले क्यू में विस्थापन हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि इस क्यू पर कार्य किया गया है। अभी क्लियर है? ठीक है, यानी कि इस आवेश पर क्या हो रहा? कार्य। क्या हो रहा है? अभी क्लियर है? अब समझ में आते कि बल से कार्य पर भी आ गए। चलो फिर ठीक है, बल से कार्य पर आ गए। ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा ऊर्जा का अब सुनो, ऊर्जा समझने के लिए नॉर्मल बात, बड़ा क्यू छोटा क्यू, बड़े वाले ने इस पर बल लगाया बाहर की ओर, यानी कि इसने इस पर कार्य किया। बड़े वाले आवेश पर कार्य नहीं हुआ, बड़े वाले ने छोटे वाले पर कार्य किया बाहर की ओर। हमने छोटे वाले आवेश पर बल लगाया तो भी कार्य हुआ अंदर की ओर। एक कार्य बाहर की ओर, एक कार्य अंदर की ओर। क्लियर है? ये कार्य किसने किया? बाह्य बल ने। बाह्य बल कौन था? हम लोग। ये कार्य किसके कारण हुआ? अंदर वाले बल के, उसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र वाला। नहीं समझ में आया? वैद्युत क्षेत्र ने इसको बाहर फेंकने की कोशिश की और हम लोगों ने इसको अंदर लाने की। तो देख, एक तो वैद्युत क्षेत्र का बल, एक बाहर का बल, दोनों में खींचातानी। एक जो कार्य है अंदर वाले क्षेत्र के कारण, एक कार्य हम लोगों के कारण, दोनों में खींचातानी। अब बल क्लियर हुआ, कार्य क्लियर हुआ, ठीक है। अब तुमने एक बात पढ़ी है कि जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो वह कार्य उस वस्तु के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कब सीखा था? 9th क्लास में। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है। इसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया नहीं आया? जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो वह कार्य उस वस्तु के अंदर किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। समझ में नहीं आया जी? कार्य करने पर ऊर्जा संचित, सिंपल समझो। तो जब हम मेले में जाते थे बचपन में, ट्रैक्टर वगैरह खरीद के लाते थे, छोटे वाला खिलौने वाला, तो उसमें चाबी भरते थे ऐसे बढ़िया करके, और चाबी निकाली, ट्रैक्टर छोड़ा और भाग गया एकदम पूरी तेज, होता था ना। तो ये इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो कॉन्सेप्ट किसका था? हमने चाबी भरने का कार्य किया, वो कार्य उस ट्रैक्टर के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। तो जैसे ही हमने ट्रैक्टर छोड़ा, ऊर्जा बाहर निकल गई, ट्रैक्टर भाग गया। कुछ समझ में आया? एक वो वाले आते थे, मैं खिलौना आता था चूहे वाला, वो खींचते थे रस्सी से उसकी धागा सा, देखा नहीं? वो छोड़ा, चूहा भागा चला गया, देखा नहीं? बचपन में होता था। तो क्या करते थे? हाँ, वो चाबी भरते थे, उसमें वो डम 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 बजाता था ऐसे। तो जैसे हमने चाबी कह रहा हूँ सॉरी, वो धागा खींचा हमने, तो जो हमने धागा खींचने में कार्य किया वो उस खिलौने के अंदर ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो गया। अब उसके अंदर ऊर्जा भर गई। जैसे ही हमने छोड़ा, बॉस ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ये लो, अब भी समझ नहीं आया? कुछ समझ में आया? सिंपल समझो, हम खाना खाते हैं, कार्य बड़े करके, ठीक है ना? जैसे सिंपल सी बात है, हम खाना खाएंगे, कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। खाना बनाने में नहीं, खाने में कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना? तो जब हम खाना खाते हैं तो जब कार्य करते हैं, अब सिंपल सी बात, हमने कार्य किया, खाना हमारे अंदर जाकर स्टोर हो गया, यानी ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब अपने को ऊर्जा मिलेगी सारा काम करने के लिए। कुछ क्लियर है भैया? तो जब किसी वस्तु पर कार्य होता है, हाँ जी अब समझ में आया, कार्य हो रहा क्यू के ऊपर, तो इसके अंदर ऊर्जा भर गई, वो स्थिति ऊर्जा। हाँ अब समझे सही मतलब? अभी क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अरे इस बात को समझाने के लिए इतना सारा तामझाम था। देखो जी सिंपल सी पहले नहीं कहा देते मेरे बड़ी वाली बात, जिसमें घूमा फिरा के ला रहे इतनी दूर को हैं। चलिए फिर बात क्लियर है? तो जो छोटे वाला आवेश है, बल लगा हमारे कारण, अंदर वाले आवेश के कारण, क्लियर है? दोनों में खींचातानी, कार्य हुआ हमारे कारण, अंदर वाले के कारण, खींचातानी। इस कार्य के चक्कर में भाई के अंदर ऊर्जा भर गई, और जो ऊर्जा भरी उसका नाम मिला
स्थिति ऊर्जा। क्या नाम बोला गया? स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है? तो अब हम क्या बोलेंगे? सिंपल, किसी भी एकांक आवेश को, किसी भी एकांक, एकांक मतलब कोई एक मात्र, जैसे कि ये नहीं 2-3 गुना, छोटा सा कोई एकांक यूनिट एक, क्योंकि भाई मैंने कहा था छोटा आवेश हो, बहुत छोटा सा इत्तू सा, तो हम क्या कर रहे हैं? तो जब किसी आवेश को, जब किसी आवेश को, और आवेश कैसा? एकांक, जब किसी एकांक आवेश को बाहर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। वह कार्य उस आवेश के अंदर एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी ऊर्जा को आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अब नॉर्मल समझ मेरी बात, एक बात समझ में आ रही है। जैसे आपने कहा था कि चाबी भरी और ट्रैक्टर छोड़ दिया, छूट के भाग गया, वो रस्सी खींची, जैसे छोड़ी भाग गया, तो इसका मतलब इसके अंदर भी ऊर्जा भरी हुई। अगर इसको छोड़ेंगे तो ये भी साफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर है ना? यानी कि हमने खींचतान के लाए, यहाँ छोड़ दिया ला आगे, और जैसे छोड़ा ना ऐसे बार फेंक के मारेगा। कारण क्योंकि बल तो लगातार लग रहा है। समझ नहीं आया? ये बड़े वाला बल तो लगातार लगा रहा है, उसके विपक्ष में उल्टा खींच कर लाए थे, जैसे छोड़ा तुरंत बाहर फेंक के मारा। अब समझ में आया? नहीं आया? और वो क्यों फेंक के मारा? क्योंकि भाई के अंदर ऊर्जा भरी बड़ी, वही ट्रैक्टर वाली। कुछ समझ में आया? तो इसलिए इसके अंदर जो ऊर्जा भरी गई, उस ऊर्जा को क्या नाम दिया गया हमने? स्थितिज ऊर्जा। अभी क्लियर है? नहीं समझ में आया? अच्छा, एक बात और नोट करने वाली, छोटी सी, बस लास्ट है ये, ठीक है? बोर हो गया होगा, लास्ट है। हम इस वस्तु को, यानी कि आवेश को बाहर से खींच कर ला रहे थे। जब किसी वस्तु खींच कर लाते हैं या धक्का देते हैं, गति तो होती है ना, यानी कि जब इसको खींच कर ला रहे थे तब तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा थी जी। क्या थी? तो यानी कि वो गतिज ऊर्जा थी। सिंपल, साइकिल चला रहे हैं, पूरी तेज भगा रखी है, पैडल छोड़ दो बहुत दूर तक जाएगी। समझ नहीं आया? कारण उसके अंदर क्या भरी हुई? गतिज ऊर्जा, भागी जा रही, भागी जा रही। कुछ समझ में आया? नहीं आया? क्लियर है? तो कहने का मतलब, जब हम आवेश को ला रहे थे तो इसके अंदर गति करा रहे थे, यानी कि जब बाहर से अंदर ला रहे थे गति तो हो रही थी, तो उसके कारण इसके अंदर कौन सी ऊर्जा थी? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा थी? गतिज ऊर्जा। लेकिन जैसे वो गतिज ऊर्जा को हमने यहाँ के रोका, वो सारा का सारा जो हमने कार्य किया उस गतिज ऊर्जा को पैदा करने में, नहीं समझ में आया? जब इस आवेश को खींच के ला रहे थे तो कुछ कार्य कर रहे थे, तो वो गति ही पैदा कर रहा था। इसके अंदर क्या पैदा कर रहा था? गति। क्लियर ना? तब भी ऊर्जा थी, ऊर्जा हर समय रहती है। मेरे अंदर अभी ऊर्जा है, मान लो मैं खड़ा हूँ चैन से, ये स्थिति ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। मैं ऐसे चल फिर रहा हूँ, तुमको समझा रहा हूँ, ये कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो जो आवेश जब हम बाहर से अंदर की ओर ला रहे थे तब तक इसके अंदर कौन सी ऊर्जा थी? गतिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही छोड़ा, अब वो सारी ऊर्जा इसके अंदर भर गई और क्या बन गई? स्थिति ऊर्जा। और जैसे ही छोड़ा तुरंत भाग फेंक के मारा, फिर दोबारा गतिज बन गई। कुछ समझ में आया? तो यानी कि गतिज और स्थितिज आपस में बदलती रहती हैं, ठीक है ना? लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वो ट्रैक्टर वाला है। अब समझ, चाबी भर रहे हैं, गति करा रहे, क्या करा रहे चाबी में? गति। तो गतिज ऊर्जा कौन सी चल रही है हमारी? गतिज ऊर्जा। अब हमने छोड़ दी चाबी, ठीक है ना? तो उसके अंदर जो हमने गतिज ऊर्जा काम कर रहे थे, गतिज ऊर्जा पैदा कर रहे थे, वह गतिज ऊर्जा उसके अंदर स्टोर होगी। तो अब क्या नाम बोला जाएगा उसका? स्थितिज स्टोर होगी वह। क्लियर है? तो गतिज ऊर्जा से स्थिति बनाते रहें और स्थिति से गतिज बनती रहे। अभी क्लियर हुआ? ठीक है। तो आवेश के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है? पता लगा? क्योंकि यही वो ऊर्जा है जो अब विभव की ओर हमें मोड़ेगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है।